नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, 1.1 की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें ना टोटल 3 क्वेश्चन है, हम तीनों क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी भी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तभी आप क्या कर पाओगे, इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है, तो फिर से देखो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब हुआ बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/7, 8/10, 9/12, इस प्रकार की संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। P/Q के फॉर्म में हम जिसे नहीं लिख सकते हैं, वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। फिर 2 पॉइंट और भी हैं आपके। अपरिमेय संख्या में क्या होता है ना, अगर रूट में दिया होगा तो जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा वो आपकी परिमेय संख्या होगी, और जिसके रूट आपके सॉल्व नहीं होंगे, पॉइंट में आंसर आएगा और संख्या बार बार आएगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि 4 है, 9 है, 4 और 9 आपकी परिमेय संख्या है, इनके रूट ना सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 और 2 है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, इनके रूट सॉल्व आपके नहीं होंगे। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, जैसे कि आपका है √4। तो √4 को आप सॉल्व करोगे ना तो 2 आएगा। 8वीं क्लास में सीखा है ना आपने रूट सॉल्व करना, तो √4 को आप सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। देखो, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। फिर इसी प्रकार से √9 को आप सॉल्व करोगे, यानी तोड़ोगे, तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। लेकिन तो ये होगी आपकी परिमेय और ये भी होगी आपकी परिमेय। लेकिन आप √2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये दशमलव में और आगे की संख्या है, दूसरी संख्या है, आगे आती चली जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय। √3 ये भी हो जाएगी आपकी अपरिमेय। देखो, पॉइंट में आ रहे हैं दशमलव में और आगे संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये दोनों जो संख्याएं होगी वो होगी आपकी अपरिमेय और ये होगी आपकी परिमेय। तो आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसका रूट सॉल्व नहीं होगा वो हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। अब आप इतनी बात समझ गए तो सवाल को आप आसानी से कर लोगे। चलो, तो देखो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप एक बार देखो √5 क्या है। √5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा और संख्याएं भी बाद में जाके आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ये तो पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय, यानी हम ये जानते हैं कि √5 हमारा अपरिमेय है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि √5 प्रूव करो कि आपका क्या है, अपरिमेय है। तो प्रूव करने के लिए ना हम इसका अपोजिट मान लेंगे, यानी हम मान लेंगे कि √5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कल्पना कर लेंगे हम। तो आंसर में देखो, इसका आंसर करेंगे, आंसर में हम करेंगे, मानेंगे पहले, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने इसका अपोजिट मान लेंगे, हमने कल्पना कर लेंगे, यानी मान लेंगे क्या कि √5 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। और अभी अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी √5 को हमने परिमेय संख्या माना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके P/Q के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या मान ली ना हमने, तो परिमेय संख्या तो हमारी बटे के फॉर्म में होती है, यानी P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे P और जो Q है ना, ये हमारा सह अभाज्य संख्या है। अभी मैं आपको समझाऊंगा सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, P व Q सह अभाज्य संख्या है।
पी व क्यू सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो सअभाज्य संख्या बोलते किसे हैं? सअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका केवल एक फैक्टर हो, उसे सअभाज्य बोलते हैं। नहीं समझ आया? देखो जैसे कि आप 13 का आप अगर फैक्टर करोगे तो आपका 13 और 1 आएगा, और दूसरा है आपका 8। ठीक है, बटे में अगर ले लेंगे हम तो 8 है आपका, तो 8 का आप फैक्टर करोगे तो 2 2 2 और 1 आएगा। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आपका ओनली 1 है। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसका केवल एक फैक्टर हो, उसे सअभाज्य संख्या बोलते हैं। एक है ना आपके, एक आ रहे, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सअभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने p बटे क्यू रखा है, तो p की जगह 13, क्यू की जगह 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे रखेंगे तो इनका जो फैक्टर है वो ओनली 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी सअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा, जिसका फैक्टर केवल एक हो, सअभाज्य संख्या। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ना दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो हम हेडिंग लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करने पर हम वर्क कर देंगे, तो चलो अब हम वर्क करते हैं। स्क्वायर कर देंगे, यानी √5 का स्क्वायर इजकल टू, अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे तो p बटे क्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो स्क्वायर और ये जो रूट है, स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो ये होल स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका p के ऊपर तो p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 बराबर हो गया p स्क्वायर और q स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो 5 की गुणा हम q स्क्वायर से करेंगे, तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 5q स्क्वायर, और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 की गुणा हम p स्क्वायर से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा, यानी p स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर हुआ। इसको हम इक्वेशन अपनी फर्स्ट मान लेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, p स्क्वायर का जो फैक्टर है यानी गुणनखंड है, कितना निकला आपका? 5q स्क्वायर, यानी 5 निकला आपका। ठीक है, तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, लिखेंगे संख्या 5। ठीक है, किसका गुणनखंड है? p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। संख्या 5 है, जो 5 है ये फैक्टर है किसका? आपका p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अतः ये हेडिंग आप याद कर लेना बच्चों, अतः यह p का भी गुणनखंड होना चाहिए, p का भी गुणनखंड है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए रफ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने क्या बोला कि संख्या 5 किसका गुणनखंड है? p स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे कि आपके बटे में 5 है और p स्क्वायर आपका ऊपर है, तो p की जगह मान लो मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बटे 5 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, तो 5 कम 5, 5 पंचे 25, यानी 5 के पहाड़े में 25 आपका आ रहा है, यानी फैक्टर आ रहा है। तो ये इसका हो गया ना गुणनखंड। और ये क्या है इसका? ये 5 जो है p स्क्वायर का गुणनखंड है, तो ये p का भी गुणनखंड है। p का गुणनखंड कैसे है? तो स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दो तो फिर 5 बचेगा, नीचे भी 5 बचेगा, और 5 से 5 आपका कट जाएगा। तो ये 5 के पहाड़े में 5 आ तो रहा है, तो आ रहे, तो इसका भी क्या? ये गुणनखंड है, यानी संख्या 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः यह p का भी गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? आपका p का भी गुणनखंड होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो संख्या 5 है वो किसका है? p का गुणनखंड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू 5, क्योंकि p का गुणनखंड 5 है। और यहाँ पे हम कोई भी संख्या m a b c कुछ भी ले लेंगे p q को छोड़कर, क्योंकि p q हमने ले रखा है सवाल सॉल्व करने के लिए, यानी p बराबर हो जाएगा 5m के। p का गुणनखंड कितना है? 5 है, संख्या 5 है, या फिर संख्या 5 p का क्या है? एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे? फिर से दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर।
दोनों तरफ वर्क करने पड़े। इसमें बच्चों पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बाकी दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे तो ज़्यादा ही आसान है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप करोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर पेपर में आएंगे। चलो तो दोनों तरफ हम वर्क करते हैं, यानी यहाँ पर हम वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर, और यहाँ पर हम वर्क करेंगे तो 5m का हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका p स्क्वायर इक्वल टू 5 को 2 बार करेंगे तो 5 पंचे 25, m का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 25 m निकला ना आपका। अब हम क्या करेंगे, आपका पीछे देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आपका p स्क्वायर कितना आया था, p स्क्वायर आया था 5q का स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका p स्क्वायर आ रहा है, यानी इस p स्क्वायर को हटा के हम बराबर में जो 5q स्क्वायर है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे p स्क्वायर हटाकर ये वाली जो हमारी वैल्यू आई थी इसको हम कहाँ रख देंगे, p स्क्वायर की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आगे, हम हेडिंग लिखेंगे पुट p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले इक्वेशन से हम ले रहे हैं ना इसको, तो पहले इक्वेशन से रखेंगे। चलो अब हम इसको रख देते हैं, तो p स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, 5q का स्क्वायर इक्वल टू 25 का 25 रहेगा, m स्क्वायर का m स्क्वायर है ना। अब 5 के पहाड़े में 25 आता है, तो 5 के पहाड़े से 25 को काट दो, तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी q स्क्वायर कितना निकल गया आपका, 5m का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका बना ना बिल्कुल सेम ऐसा फैक्टर बन गया, ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा बना ना। तो यहाँ पे p स्क्वायर संख्या 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः यह p का भी गुणनखंड है, तो सेम यहाँ पे बनेगा संख्या 5 q स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे संख्या 5, यहाँ पे लिखेंगे हम, हेडिंग लिखेंगे, सेम वही हेडिंग लिखेंगे हम, संख्या 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अतः यह q का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड है। अभी भी मैंने आपको प्रूव करके बताया था तो किस प्रकार से p स्क्वायर का गुणनखंड है, तो वैसे ही यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 जो है वो q स्क्वायर का भी गुणनखंड हो जाएगा और q का भी गुणनखंड हो जाएगा। अब इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो संख्या 5 है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है, यानी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो इस लाइन को हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे 5 p व q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है बच्चों कॉमन, मतलब दोनों में, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों में आ रही है, ठीक है। संख्या 5 p और q का। और सभाज्य संख्या हमने बताया था अभी आपको, सभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें सिर्फ कॉमन जो है फैक्टर क्या आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड है, यानी सभाज्य में गुणनखंड केवल एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड है वो 5 है और 5 दोनों में आ रहा है, यानी जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, तो ये तो हमारी बात गलत हो गई। √5 क्या हो गई आपकी अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय होती तो वहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या आता, ओनली एक आता। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, अतः हमारा मानना कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, गलत हुई, ठीक है, गलत हुई, हमने जो माना वो गलत हो गया ना। √5 हमारा परमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है, तो परमेय नहीं है तो क्या हुआ, अपरमेय हुआ ना, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड।
और इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा थोड़ा सा है, आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगी। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सीखना है। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेंगे। हम मानेंगे माना 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना 3 जमा 2 रूट 5 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। अब हम जब इसे परिमेय संख्या मान लिया है हमने, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 जमा 2 रूट 5 बराबर में क्या लिख सकते हैं, p बटे में q। और मैंने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p बटे q के रूप में होता है, जहाँ पे क्या है p और q क्या है आपका सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं वो भी मैंने आपको अभी अभी बता दिया है, ठीक है। तो p और q क्या है आपका, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो ये 3 है ना आपका, ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का है। तो प्लस की ये संख्या बराबर के उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, आपकी माइनस में। 2 रूट 5 हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, यानी 2 रूट 5 इक्वल टू p बटे में q। अब ये 3 प्लस का था तो उस साइड गई तो किस में हो गई, आपकी माइनस में, ठीक है, माइनस में 3 हो गई। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो p बटे q ये 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 ले सकता हूँ, ठीक है, यानी 3 बटे 1 ये हो गया, ठीक। और अभी अभी मैंने बताया आपको परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बटे के फॉर्म में हो गया ना, p बटे q के रूप में हो गया, यानी और ये भी p बटे q है, यानी बराबर के इस साइड वाली जो संख्या है ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। और बराबर के इस साइड वाली जो संख्या है ये आपकी क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या। देखो रूट 5 है तो रूट 5 को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। और अभी अभी हमने पीछे रूट 5 सॉल्व किया, हमें पता है कि रूट 5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो बराबर के इधर हमारी परिमेय संख्या है, बराबर के इस साइड हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इधर परिमेय इधर अपरिमेय, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड हमारी परिमेय संख्याएं आनी चाहिए। तो हेडिंग हम लिख देंगे बच्चों, p बटे q माइनस 3 एक परिमेय संख्या, ये है ना परिमेय संख्या। तो 2 रूट 5 भी क्या होनी चाहिए थी, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। बराबर के इस साइड वाली भी जो संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। अतः 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गई आपकी प्रूव, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इस हेडिंग को ना आप सिर्फ एक बार याद कर लेना, अभी आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे जितने भी पॉइंट होंगे तो उसमें सब में हम हेडिंग अपनी सेम रखेंगे, सेम हेडिंग रहेगा और ये सारे सवाल आपके आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए हैं, हम तीनों पॉइंट करेंगे, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है 1 बटे रूट 2, और इसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना 1 बटे रूट 2 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपोजिट मान लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी परिमेय संख्या है तो 1 बटे रूट में, तो ये बराबर किसके हो जाएगी, आपकी p बटे q के रूप में, ठीक है। और p बटे q के रूप में हो गई तो ये क्या हो जाएगी, आपकी p और q क्या है, आपकी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इसे q के रूप में लिख दिया तो ये हमारी क्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बता दिया कि सअभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं। अब देखो 1 बराबर है p के, रूट 2 बराबर किसके है, q के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपोजिट में, रूट 2 बराबर किसके है, आपके q, ठीक है, रूट 2 बराबर q। तो अभी भी रूट 2 बराबर q है, बटे में 1
और 1 बराबर है p के, तो 1 बराबर है अभी भी p के। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो अब नीचे 1 है, तो नीचे से 1 हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो √2 हो जाएगा आपका, √2 = q बटे में p। ठीक है ना। हाँ, तो चलो अब आगे देखो। अब जो है बराबर के इस साइड जो संख्या है वो आपके q बटे p में है। इसका मतलब ये है ये अभी भी बटे के फॉर्म में है, और बटे के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये कौन सी होगी आपकी परमेय संख्या। और बराबर के इस साइड देखो √2 है, तो √2 तो आपको पता है ये कौन सी संख्या होती है, अपरमेय। ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1.414 इस टाइप से आएगा, डॉट डॉट करके। तो ये आपकी हो गई कौन सी, ये हो गई आपकी अपरमेय। अभी अभी मैंने बताया दोनों साइड क्या आनी चाहिए थी, परमेय संख्या आनी चाहिए थी। तो हम हेडिंग लिख देंगे q बटे p एक परमेय संख्या है, यानी ये वाली जो संख्या है बराबर के साइड ये परमेय संख्या है। तो √2 भी तो एक परमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 1 बटे √2 एक परमेय संख्या है गलत सिद्ध हुई। इसलिए ये जो 3 बिंदु है ना, इसका मतलब इसलिए 1 बटे √2 एक अपरमेय संख्या है, और ये हो गई आपकी प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 7√5, और इसे भी हमें क्या सिद्ध करना, अपरमेय। तो यहाँ पे भी हम अपोजिट मान लेंगे, मानेंगे पहले माना 7√5 एक परमेय संख्या है, परिमेय एक परमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या है यानी 7√5 एक परमेय संख्या है, तो ये बराबर किसके हो जाएगी आपकी p बटे q के रूप में हो जाएगी, जहाँ पे क्या है p और q क्या है आपका सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 7√5 बराबर p बटे q के है, तो p और q क्या है आपकी सभाज्य संख्या है। ये हम कैसे करेंगे, ये जो 7 है 7 की गुणा आपकी q से हो जाएगी। √5 को हम इधर ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि अपरमेय संख्या इधर हम छोड़ेंगे तभी तो हमारा सिद्ध होगा। तो ये p का p हो जाएगा और 7 की गुणा q से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 7q। अब आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये p बटे 7q है, यानी ये p बटे q के फॉर्म में है। p बटे q के फॉर्म में, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परमेय। और आपको ये तो पता है √5 क्या है, अपरमेय संख्या है ना। और हमारी दोनों साइड लेकिन क्या आनी चाहिए थी, परमेय संख्या आनी चाहिए थी। तो p बटे 7q एक परमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होनी चाहिए थी, एक परमेय संख्या होनी चाहिए थी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारा मानना कि 7√5 एक परमेय संख्या है गलत हुआ। इसलिए 7√5 एक क्या हो गई आपकी अपरमेय संख्या हो गई, और ये हमारी हो गई प्रूव्ड। है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट, और वो हमारा लास्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका 6 जमा √2। तो पहले इसको हम मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने ये मान लिया 6 जमा √2 एक क्या है आपकी परमेय संख्या है, तो ये आपकी परमेय संख्या है। तो 6 जमा √2 ये बराबर किसके हो जाएगी आपकी p बटे q के रूप में। तो p और q क्या है आपका सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो जमा का 6 है इसका आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का 6 है, तो इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी √2 इधर छोड़ देंगे, p बटे में q। अब ये 6 जमा का है, उस साइड जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी p बटे q माइनस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे √2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, तो ये हो गई ना बटे के फॉर्म में, और ये तो पहले से बटे के फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो बराबर के इस साइड हमारी संख्या है वो कौन सी आपकी परमेय संख्या है, और बराबर के इस साइड √2 है। तो आपको पता है √2 हमारी कौन सी है, अपरमेय संख्या है। तो हम इसको फिर से हेडिंग के साथ लिख देंगे, और सबके लिए मैंने हेडिंग सेम रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो p बटे q माइनस 6 एक परमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होनी चाहिए आपकी परमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 आपकी अपरमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 6 जमा √2 एक परमेय संख्या है गलत सिद्ध हुई, इसलिए 6 जमा √2 एक क्या है आपकी अपरमेय संख्या है, और ये हमारी हो गई प्रूव्ड। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गई हमारी प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। बाकी एक्सरसाइज के लिए बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।